लेकिन एक महिला आई थी मेरे पास जिन्होंने मुझे बताया था कि मैम मेरी जब नई नई शादी हुई मुझे ये बोला गया कि मुझे अपने परिवार के सारे आदमियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना होगा। लड़ पिट के 2-3 साल के बाद म्यूचुअल पे ही ख़त्म होता है। डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल भी होता है, ओरल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, फोर्सफुली मतलब ड्रिंक करवाना, कल्चर चल रहा है पार्टीज़ में जाने का, कपल स्वैपिंग का चल रहा है बहुत ज़्यादा। और वो बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि भी मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूँ कि मेरे पे वायलेंस किया है। कि अगर आपको लग रहा है कि भी यहाँ इस घर से निकलना मुश्किल है तो धीरे धीरे अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सेफ जगह पहुँचाइए। आई विल नॉट टेक इट्स वेरी बिग ब्रांड, स्पोर्ट्स ब्रांड, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वी आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद आवर बॉस एंड दिस मैन वाज ड्रंक। बट उसने अपनी टीम, अपनी नहीं दूसरी टीम लीडर को आई थिंक 10 times आई लव यू बोल दिया। फॉल्स केसेस भी होते होंगे बाय फीमेल बहुत, नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट्स, एवरीवेयर। तो हस्बैंड के ऊपर पॉक्सो का केस डाल देते थे। मैंने कहा ना कि कई महिलाओं को यही नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ। महिलाओं के लिए खास तौर पर, आप कितनी भी इनकम हो आपकी, आपको नालसा की तरफ से मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से फ्री लीगल एड है। बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, सब कैसे करूँगी? बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली हस्बैंड टू मी, वो एक ऐसा पार्टनर था जिन्होंने मुझे बनाया है, एडवोकेट बनाया। कुछ गैंग्स काम करते हैं इसमें जिसमें एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व, और ऐसे कहीं पकड़े भी गए। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन इसी कोर्ट के लोग हैं जिन्होंने ये बोला ये तो नॉर्मल चल रही है, तैयार होके आती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, हमें तो लगा था कि हम इसको गले लगा के रोएंगे। एक वो 100 मीटर का आपने वो ट्रैक देखा? हाँ देखा। आदमियों के लिए ना प्लेन होता है वो। इतना तो मैंने तो कितने यहाँ पे जूनियर्स देखे हैं जो कि लगे हुए हैं दिन रात फ्री में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से याद है कि भी व्हेन यू बिकम सिंगल, मैंने कई महिलाओं से भी सुना कि आपको पार्टीज़ में, फैमिली फंक्शंस में बुलाना अवॉइड किया जाता है। बहुत गंदा लगा था मुझे कि यहाँ पे आज भी यहाँ पे एक ढंग का टॉयलेट नहीं है फॉर एनीवन, फॉर मेल फीमेल। मैं कहती हूँ सबसे वाहियात यहाँ के हालात है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ड्यू काउंसिल में, जहाँ हम लॉ को इतना सिंपल बनाते हैं कि आपको इसको देख के लगेगा यार ये तो मुझे पहले पता होना चाहिए था। मैं हूँ एडवोकेट योगेश सोलंकी और मैं हूँ एडवोकेट बरखा जैन। और हम उस कानून को जो कि समझने में बहुत मुश्किल होता है, हमारी कोशिश रहती है कि उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है जो इंग्लिश में लिखा हुआ कानून है जो कि समझने में बहुत मुश्किल होता है, उसको हम हिंदी और इंग्लिश में मिला के इंग्लिश में आपको समझाया जाए ताकि आप उसको बड़ी आसानी से समझ सकें। क्योंकि लॉ सिर्फ कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये आपका अधिकार है और हर इंसान को अपना अधिकार पता होना चाहिए। इस ड्यू काउंसिल के माध्यम से हम हर इंसान तक वो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं ताकि कोई भी अपने राइट से वंचित ना रह सके। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या कॉमन सिटीज़न हैं, हमारी कोशिश यही रही है कि कानून को हर तबके के लोग तक पहुंचाया जाए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको लॉ कंफ्यूज नहीं, एम्पावर करे। वी आर ड्यू काउंसिल, सिंप्लीफाइंग लॉ। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक लेडी एडवोकेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हैं। शी ऑल्सो प्रैक्टिसेस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उनकी अपनी खुद की लॉ फर्म है एंड लीगल सॉल्यूशंस। डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, बेल, साइबर क्राइम और वुमेन्स राइट, ये इनके कोर एरियाज़ हैं। कोर्ट रूम के बाहर भी ये पोस्ट और पॉस्को और साइबर सेफ्टी पे अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करती हैं। लाइफ ने इनको सबसे बड़ा ब्लो दिया, बट शी डिडंट जस्ट स्टॉप देयर। नाउ शी इज़ अ सिंगल मदर, शी इज़ अ लेडी एडवोकेट एंड शी इज़ अ फाइटर। We welcome Advocate नेहा चौधरी on our podcast. थैंक यू सो मच। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जहाँ पे हम आपसे सवालात करेंगे, आपसे जानेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वो सफ़र आपको ले आया है। हम कानून के बारे में बात करेंगे और आजकल कानून को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। नेहा जी, तो सबसे पहले हमें बताइए आपका लॉ में आने का आइडिया कैसे आया? क्या बचपन से ही लॉयर बनना था? ये लाइफ में कोई ऐसा शौक मिला
या आपने कोई मोटिवेशन स्टोरी देखी या कोई मूवी से आपको मोटिवेशन आई कि वो जैसे लोगों को आईएएस मिलता है तो आपने एडवोकेसी कैसे करने की सोची? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इसका जवाब मिलेगा, कोई फिल्मी नहीं है। बिकॉज व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैंने आर्ट्स में किया था एंड मुझे कोई पसंद करता था एंड मतलब रिश्ते की बात आगे बढ़ी तो उनके फादर आईएएस ऑफिसर थे एंड उन्होंने पूछा आप आगे क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा आई वांट टू डू लॉ। तो बहुत ही शॉकिंग जवाब आया वहाँ से कि लॉ तो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। शायद मैं तब इतनी उम्र नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उसको वहीं पे जवाब दे पाती, पर मैं डर गई क्योंकि मुझे लगा एक आईएएस ऑफिसर ये बात बोल रहा है तो शायद ये मतलब सच ही बोल रहे होंगे कि ये सेफ़ नहीं है वुमेन्स के लिए। तो मैंने वो आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर दिया। पर डेस्टिनी देखिए, मेरी शादी एक एडवोकेट से हुई और शादी हुई, मैं अपना कॉर्पोरेट लाइफ में थी, अपना जॉब कर रही थी। वन फाइन डे एक पॉक्सो का कोई रेप के आया था कि भी 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है एंड तब मेरी बेटी भी 6 साल की थी और उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं पूरी रात अपनी बेटी को हग करके सोई कि यार मतलब आई कुड फील दैट पेन, वेरी स्मॉल चाइल्ड, कैसे कोई सोच सकता है। सो आई जस्ट वेंट टू माई हस्बैंड दैट आई वॉन्ट टू डू लॉ। तो क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, मे बी आई कैन चेंज समथिंग, मुझे करना है लॉ। उन्होंने सेकंड थॉट नहीं लिया और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया एंड विद माई चिल्ड्रन आई परस्यूड माई लॉ, दोनों बच्चों के साथ। और मैंने फिर ये जर्नी वहीं से शुरू की और बहुत मतलब अभी याद आता है, ये दोनों बच्चे मुझे खोल खोल के दरवाजे से देखते थे, मम्मा पढ़ रही है, अच्छा ठीक है पढ़ रही है। सो यस, देयर आई स्टार्टेड एंड इन 2016 आई गॉट एनरोल्ड एंड फिर उसके बाद कोई पीछे देखने का मतलब ही नहीं था। आप जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आप दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं, तो एक यंग लॉयर के लिए और इवन फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस आप कैसे बनाती हैं कि वहाँ भी यहाँ भी, वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए योगेश, इजी कुछ भी नहीं है। ये प्रोफेशन अपने आप में, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, ये इजी नहीं है जब तक आपका फैमिली का बैकअप नहीं है। बैकअप इन द सेंस सपोर्ट नहीं है। I am very fortunate enough that my children, my in-laws and my father supports me a lot, push me a lot. मैं इसको 9 से 5 की नौकरी नहीं समझती हूँ। ये फुल टाइम जॉब है, 24/7। आप क्राइम कभी ये सोच के नहीं होगा कि किस समय होना है। मुझे रात को 2 बजे भी कॉल आता है तो मैं जाती हूँ। सो येस, आई हैव दैट सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि महिलाओं को ख़ास तौर की इतनी रात को बाहर जाना, मीटिंग्स के लिए बाहर जाना, घर छोड़कर पंजाब हरियाणा भी जाना, अपने डेज़ फिक्स कर देना, और घर वालों को तो सीरियसली मैंने बोल दिया था कि अब आप मुझे भूल जाओ, मैंने परिवार को जितना समय देना था मैंने दिया है, अब आप मुझे इस प्रोफेशन में फोकस करने दीजिए। एंड आई गॉट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, दे सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग। So yes, with their support and with my dedication, I am able to do it. So मैम, एन लीगल सॉल्यूशंस ये आपकी अपनी फर्म है। तो एक फीमेल एडवोकेट का अपनी फर्म स्टार्ट करना सबसे पहले तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड वो भी गुरुग्राम जैसी कॉम्पिटिटिव सिटी में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड क्या मेन चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे बीइंग अ लेडी एडवोकेट, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट एंड स्टार्टिंग योर ओन फर्म? जब मैं पहले तो मैंने IPR से अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, है ना। और मैं पॉक्सो के वर्कशॉप करती जा रही थी तब तक। जो मेजरली मैंने लिटिगेशन स्टार्ट की वो मैंने स्टार्ट की थी 2023 में। चैलेंजिंग बहुत लगा था क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप को एस्टेब्लिश करना और ये बताना कि फीमेल एडवोकेट डजंट मीन दैट शी कैन नॉट आर्ग्यू, शी कैन नॉट ड्राफ्ट, वो सब कर सकती है। फाइल लेके जाना कोर्ट रूम में, यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे सीनियर्स होंगे जो सिखाना चाहते होंगे। बिल्कुल। मुझे मेरे हस्बैंड ने साफ बोल दिया था, ये वो दरिया है, आप खुद यहाँ पे जाओ, अपने आप तैरना सीख जाओगे।
मैंने जब उनसे भी मदद मांगी, कहते मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ये आपकी अपनी एक्यूमेन होगा, आपकी अपना डिसिप्लिन होगा, आप तभी इसी में सीख पाओगे। मैंने कहा ये कैसा जवाब है, मतलब उन्होंने भी बहुत कड़वे शब्दों में मुझे बोला, लेकिन उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया। हर रोज़ कोर्ट रूम्स में जाना, सीनियर लॉबीज़ के साथ बैठना, समझना लॉ को, फाइल्स खोलना, और जब मुझे लगा कि मेरे पास केसेस कम हैं तो मैंने कोशिश की कि मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपने आप को एनरोल करूं, और बाई चांस फॉर्म निकले थे तो मैंने वहाँ पे एनरोल किया। एंड बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा सीखने को मिला, क्रिमिनल लॉ अच्छा सीखने को मिला, मैट्रिमोनियल लॉ अच्छा सीखने को मिला। सो ये आपकी डेडिकेशन है। आपको एक तो व्हेन यू आर अ यंग लॉयर, आपको अपने आँख नाक मुंह सब खुला रखना पड़ेगा। आपके पास कब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप घर बैठ के नहीं देख सकते, आपको कोर्ट डेली ही आना पड़ेगा टू सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन। कब पीपी के फॉर्म्स निकल रहे हैं, कब एडीए के आपके निकल रहे हैं। देयर आर सो मेनी वाइड स्कोप है मतलब अगर हम लिटिगेशन या लॉ फील्ड को देखें। सो यंग, और हरियाणा में अगर हम बात करें तो 42 इयर्स तक की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम 40 हाँ ठीक है, बेनिफिट मिलता है अलग तरीके से, +5 अगर हम देखें तो और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बट अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो 42 इयर्स तक यू कैन ट्राई। अगर आप लॉ पास करके आए हो 21-23 एज के होंगे तब तक, उसके बाद अगर आप लिटिगेशन नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस के साथ साथ देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम गवर्नमेंट पैनल्स की बात करें, एडीए से लेके जुडिशरी से लेके, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अगर बच्चे करना चाहें। सो सिमिलरली मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ मैं गई और मैंने वो अप्लाई किया, मैं वहाँ पे क्लियर कर लिया। एंड देन आई एम एम्पैनल्ड विद अपना DLSA गुरुग्राम। इससे क्या फ़ायदा हुआ, लोगों को लगता है प्रो बोनोस केसेस हैं, प्रो बोनोस करने पड़ सकते हैं आपको इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। तो प्रो बोनोस केसेस आप उठाइए, काम छोटा है बड़ा है, केस छोटा है बड़ा है, ये साइड पे करना पड़ेगा। इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन, आपके पास जनरेशन से तो फाइल्स आ नहीं रही हैं कि आपके बाप दादा बैठे हैं और वो आपको फाइल्स पकड़ा देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल होना बहुत ज़रूरी है। पहली फाइल आना ही, पहला केस आना ही एक मतलब एक एडवोकेट सेलिब्रेट करता होगा, मेरे पास पहला केस आ गया, पहली फीस आ गई, उसको भी वो सेलिब्रेट करता होगा कि ओ माय गॉड आई डिड समथिंग बिग। बस उसके बाद चैलेंज आता है नेक्स्ट फाइल। वो नेक्स्ट फाइल आती है आपके परफॉर्मेंस पे, आप क्या रिलीफ दिलवा पा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो कोर प्रैक्टिस है मैट्रिमोनियल और डाइवोर्स केसेस डिस्प्यूट्स में आप डील करते हैं, जो आपकी कॉमन प्रैक्टिस है, इसी कॉमन प्रैक्टिस में अगर मैं आपसे सजेशन पूछूं, जब कोई कपल डिसाइड करता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट काफ़ी अराइज होते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा सुझाव आपका क्या रहेगा कि वो उस चीज़ को कंटेस्ट करें या उसको म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल कर दे कि चलो हमारी आपसदारी की समझ है, हम अब इसको म्यूचुअली इसको ख़त्म करते हैं। तो एज जो आपकी कोर कम्पिटेंसी है, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे इस चीज़ में? यहाँ पे अब मैट्रिमोनियल केसेस बहुत राइज भी कर चुके हैं। इट्स लाइक आप अगर कोर्ट रूम के बाहर देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। स्ट्रेस बहुत होता है और मैक्सिमम लड़ाई जो है ईगो की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। और जो मुझे दुख होता है कि उसमें जो पिस रहा होता है वो होता है बच्चा या बच्चे। कपल्स को एक ये सोचना चाहिए कि भी जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं तो आप सेल्फिश होके नहीं सोच सकते। यू हैव टू थिंक अबाउट द चाइल्ड अपब्रिंगिंग। कोर्ट भी यही सोचता है, इसलिए शायद वो जब कोर्ट के जो केस चल रहा होता है उसी के बीच में मीडिएशन में भी डाल देते हैं कि ट्राई करके देखते हैं एक बार। चाहे म्यूचुअल डाइवोर्स है उसमें भी 6 महीने का एक टाइम दिया जाता है कि ट्राई करके देखिए। पूरी कोशिश यही होती है कोर्ट की भी और हमारी भी कि एक परिवार बच सके। इसलिए मेरी सजेशन टू द कपल इज़ गो टू दी मैरिज काउंसलर, गो टू द मीडिएटर फर्स्ट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको अगर साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़े, मैरिज काउंसलर की हेल्प लेनी पड़े, अगर आपका इससे परिवार बचता है और बच्चे का फ्यूचर बचता है। और अगर अति ही आ चुकी है कि अब हम नहीं कर सकते, पहले अपनी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एग्जॉस्ट कीजिए ना,
उसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं अब हो ही नहीं सकता, सो येस, गो अहेड फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स। आई थिंक कंटेस्ट करने में एलिगेशंस होंगे, और अगर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि कंटेस्ट करने की भी नौबत आ गई, तो वो आपको एक एडवोकेट ही, एक प्रोफेशनल ही गाइड कर सकता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है लड़ पिट के 2-2, 3-3 साल के बाद म्यूचुअल पे ही ख़त्म होता है। मैक्सिमम केसेस मैंने देखा है वो म्यूचुअल में आके ख़त्म होते हैं फिर। सो मैम, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करती हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर क्या क्या राइट्स मिलते हैं एक कॉमन वुमेन को या एक वुमेन को? एंड क्या सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेंट में कवर करती है? पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी कि इसमें रिलीफ क्या क्या मिलते हैं। देखिए, जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो पहले तो रिकग्नाइज़ करना है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है कि नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस फिज़िकल भी होता है, ओरल भी होता है, वर्बल जो हम कहते हैं कि गलत बोल दिया, सेक्सुअल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, एंड इमोशनल भी होता है। पहले जो था 498A के अंदर, आईपीसी के अंदर ये कवर होता था, जिसमें डाउरी डेथ होती थी, और उसमें ये बताया गया था कि भी जो हस्बैंड है या हस्बैंड के फैमिली मेम्बर हैं वहीं तक सीमित होता था और सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए होता था। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में ये चेंजेस आए कि कोई भी महिला, सिर्फ ये नहीं कि वाइफ है तो वही अपने ये राइट्स यूज़ कर सकती है। ये एनी फीमेल लिविंग इन अंडर वन रूफ, ठीक है, वो किसी भी, अगर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटी कहती है कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, सो इट्स एन इमोशनल अब्यूज़, उसको आगे करियर परस्यू नहीं करना दे रहा। इस तरीके से अगर हम कहें कि सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब इनमें आती हैं महिलाएं, ठीक है। इवन लिव इन रिलेशनशिप को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कंडीशन अप्लाइड कि वो प्रूफ होना चाहिए कि ये इतने टाइम से एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। अगेन यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बिल्स दिखाने पड़ेंगे, एक साथ आप शेयर कर रहे हैं, कितने समय से एक समाज में आप एक कपल की तरह रह रहे हैं, ये दिखाना पड़ता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भी इसमें फिजिकल अब्यूज़, पहले सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ को समझा जाता था, बाद में देखा गया कि महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ना काम कर पा रही हैं और उनको फाइनेंशियली भी दबाया जा रहा है। तो वो आई थिंक यही एक चीज़ है कि महिलाओं ने सोचा यार हम कमा भी नहीं पा रहे हैं। एक के मेरे पास आया था केस जिसमें कि वो कमा भी रही है लेकिन वो सारा पैसे का कंट्रोल हस्बैंड के ऊपर है। हाँ, हस्बैंड के पास पूरे कार्ड नंबर, सीवीवी सब कुछ होता है। सब होता है, मतलब वो 1 रुपया भी अपनी मर्जी का खर्च नहीं कर सकती। उसके बाद कि लड़का नहीं पैदा हुआ, उसके ऊपर लगा देना लालचन। ऐसे मैं केसेस देख रही हूँ आज, मतलब ये आज की दौर की बात है कि लड़का चाहिए आज भी। सो हम तो पेट्रियार्की, एक तो हम प्रोफेशन में भी ऐसे और हम देख भी ऐसा रहे हैं। सो येस, इट डज़ हैपन। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिज़िकल है, वर्बल है, फाइनेंशियल है, सेक्सुअल है, एंड देन इमोशनल है। सेक्सुअल में तो आप, अगर मैं किसी रीजन का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक महिला आई थी मेरे पास जिन्होंने मुझे बताया था कि मैम मेरी जब नई नई शादी हुई, मुझे ये बोला गया कि मुझे अपने परिवार के सारे आदमियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना होगा, ठीक है, तभी वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। एंड फिर उसने वहाँ से डाइवोर्स लिया, शी इज़ नाउ फ्री। सो इस तरीके का बिहेवियर वहाँ पे, फोर्सफुली, मतलब ड्रिंक करवाना, आप ड्रिंक नहीं करते, फोर्सफुली कहना कि आप पार्टीज़ में जाओ। आजकल कल्चर चल रहा है पार्टीज़ में जाने का, कपल स्वैपिंग का चल रहा है बहुत ज़्यादा। सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। सो अभी कोई वुमेन, शी इज़ फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड शी इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, तो आपकी क्या उनको एडवाइस होगी कि वो क्या रोड मैप फॉलो करें, कि उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या किसी एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए या केस फाइल करना चाहिए? व्हाट शुड शी डू? क्योंकि आजकल तो हर कोई गूगल सर्च करता है तो गूगल पर सर्च आ जाती है, ये करते हैं लोग, वो उसको करने लग गए हैं। तो आई वुड
कि आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे अभी इफ़ शी इज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट? देखिए, मैं पहले एक बोलूँगी, एआई एंड गूगल आर नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। ठीक है, जो एक्सपीरियंस एक एडवोकेट के पास है, एक प्रोफेशनल के पास है, कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीवन। सो यस, ये तो आप गूगल तो कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन जो हम डे टू डे केसेस के साथ हम देखते हैं, हर केस एक जैसा नहीं होता है। सो टेक प्रोफेशनल एडवाइस, नंबर 1। नंबर 2, यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन डायरेक्टली। ठीक है, वहाँ पे अब तो अंडर सेक्शन 89 है शायद जिसके अंडर होता है, मतलब 498A हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय BNS, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। और या फिर आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को भी अपनी पिटीशन फाइल करके इसमें रिलीफ ले सकती हैं। तो 2 रास्ते तो हैं। तीसरा ये है कि अगर लगता है कि डिग्री ऑफ वायलेंस इज़ लो और एक मीडिएशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन में भी आप जा सकते हैं। तो ये अगर लेकिन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एविडेंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना यहाँ पे, एक जब आप एक शादीशुदा लाइफ में होते हैं या घर हो, एक रिश्ता है बाप बेटी का, भाई बहन का, या इस तरीके का कोई भी जेठ देवरानी, इस तरीके, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। और वो बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि भी मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूँ कि मेरे पे वायलेंस किया है, मेरे जेठ ने मुझे गलत बोला, या मेरे ससुर ने मुझे, मेरी सास मुझे कुछ कह रही है, तो मैं इसको प्रूव कैसे करूँ? इवन इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी इन आवर हैंड, बट हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम हर टाइम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ का एक बहुत बड़ा किस्सा होता है। अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वो भी आपसे प्रूफ्स मांगेंगे कि आपके ऊपर मतलब वायलेंस हुआ है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास। सो वो वहाँ पे और ज़्यादा टॉर्चरिंग हो जाता है पुलिस स्टेशंस में, तो क्योंकि वो मीडिएशन जो होती है, मीडिएशन के चक्कर में तो मैं कहती हूँ और ज़्यादा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं जो वहाँ की मीडिएशन होती है। जो कोर्ट की मीडिएशन होगी, जो प्रोफेशनल्स करते हैं, जो एडवोकेट्स मीडिएशन का कोर्स करके यहाँ पे बैठे, आई थिंक गो टू देम, दे आर प्रोफेशनल। वो पोलाइटली बात भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी कि ये रास्ता ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना ठीक है अभी कि नहीं। अगर अभी भी लगता है कि नहीं है और अगर बढ़ रहा है आपके ऊपर, तो आपको क्या क्या प्रूफ्स रखने चाहिए, आप अपने कौन से डॉक्यूमेंट साइड भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनजीओज दे से कि अगर आपको लग रहा है कि भी यहाँ इस घर से निकलना मुश्किल है, तो धीरे धीरे अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सेफ जगह पहुँचाइए। कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स हैं तो उसको साइड पे करना शुरू कीजिए। दीज आर द सजेशंस दैट वी गिव टू दी विक्टिम्स। अब हम थोड़ा हाउस होल्ड से बाहर निकलते हैं, कॉर्पोरेट लाइन में। आप जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे आप सेशंस वगैरह करती हैं, तो इसमें बहुत सी कंपनियों में तो लोग जानते ही नहीं है कि ये ऐसी कमेटियां होती हैं पोश की। जो नए एम्प्लॉई आते हैं, जो अभी अभी लाइन में घुसे हैं, उनको शायद नहीं जानकारी होती कि पोश है क्या, उनके राइट्स क्या है। जो लड़कियां होती हैं वो इस चीज़ से उनको नज़रअंदाज किया जाता है कि व्हाट इज़ पोश, वो उनके फेवर में कैसे काम करती है। तो एक एम्प्लॉई को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि उनके साथ क्या घटना हो रही है कि उसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सके, कि कभी कभार उनको लगता ही नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रा एक्सप्लेन करें। हाँ, पहला मेल के लिए भी और दूसरा फीमेल के लिए। हाँ, कि मेल क्या कर रहे हैं और फिर फीमेल के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो वो कैसे उसको समझे और कैसे उस पर कंप्लेंट करें। जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, थ्रू योर पॉडकास्ट आई वांट टू टेल एवरीवन दैट कोई भी कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। वहाँ पे चाहे एक महिला क्यों ना हो, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद एक कमेटी क्रिएट होती है, ठीक है, जिसमें इंटरनल, जिसको हम कहते हैं ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। एनीवन हु हैज़ एनी इशू, वैसे इसका नाम दे दिया गया है सेक्सुअल हरासमेंट, बट इसमें कई बार ये चैलेंज हो जाता है कि अब जैसे एक मेरे पास केस आया था, आई विल नॉट टेक, इट्स वेरी बिग ब्रांड, स्पोर्ट्स ब्रांड, उनके मार्केटिंग हेड थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वी आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद आवर बॉस, कंफर्टेबल नॉट वर्किंग विद योर बॉस। तो मैंने उनसे समझा सर से कि सर ऐसा क्या हुआ कि आपको जॉब से निकालने की बात हो रही है,
ही स्टार्टेड टेलिंग कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपने जो टीम है मैंने एक बार उसको ऐसा बोल दिया था कि तू उस वाले डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाएगी। उसने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उसको वापस वहीं आना पड़ा। सो आई टोल्ड हिम दैट यू हैव क्रिएटेड अ हॉस्टाइल कल्चर इन योर टीम, दैट इज़ वाई दे आर नॉट कंफर्टेबल विद यू। उन्होंने अब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। अब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि उस इंसान को उस जॉब से हटा दिया जाए जो कि 25 लाख रुपए सालाना वहाँ से ले रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से दम लगा लिया कि ये इंसान यहाँ नहीं आना चाहिए। अब चलिए ठीक है, अब हॉस्टाइल कल्चर भी अगर है तो इवन देन पॉश इम्प्लीमेंट हो जाता है। बॉस कोई पार्टी है या फिर लेट आप काम कर रहे हो और बॉस कहता है मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, फिज़िकल टच कर दिया, वो भी आ जाता है इसमें कि क्योंकि यहाँ पे हर क्राइम के पीछे इंटेंशन को हम रीड करते हैं। कोई भी क्राइम है, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं कर रही हूँ, पॉश तक की नहीं, एनी, क्योंकि इंटेंशन को प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर जगह कि इंटेंशन गलत थी ये उसका। तो अब इंटेंशन क्या, एक ऐसी मेरे पास केस आया था जिसमें कि वो लड़का कुछ नहीं था, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है। तो इनका हर कॉर्पोरेट का ना अपना एक मैसेंजर होता है, तो उसमें वो मैसेजेस करते हैं। वहाँ से उसने वो नंबर निकाल लिया या फिर पर्सनल मैसेज करने लग गया किसी और डिपार्टमेंट के टीम लीडर को। गुड मॉर्निंग, कोई गलत मैसेज नहीं है, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर कोई महिला उससे अनकंफर्टेबल हो रही है, सो यस दिस विल कम अंडर द पॉश। तो वो तो हुआ ही हुआ। उसके बाद इनकी बेंगलोर में कोई पार्टी हुई, तो सारे जितने भी डिफरेंट लोकेशन के एम्प्लॉयज थे सबको बुलाया गया। एंड दिस मैन वाज ड्रंक, बहुत इतना ड्रंक कि उसने लाउड म्यूजिक था, सब कुछ था, बट उसने अपनी नहीं दूसरी टीम लीडर को आई थिंक 10 टाइम्स आई लव यू बोल दिया। अच्छा, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे अब हम अगर ये भी कह दें कि ये इंसान ने ड्रिंक किया हो तो वो अपने सेंसेस में नहीं था, बट इंटेंशन कहाँ से जोड़ा गया कि यार ये शुरू से मुझे फॉलो कर रहा है। सो दिस इज हाउ पॉश का जो एक रोल हो जाता है, क्योंकि महिलाएं बहुत मुश्किल से काम में आई हैं। आप अगर कोर्ट में भी देखें, मैं अगर 2016 की एनरोल्ड हूँ तो मैं आई थी, बट मैंने महिलाएं बहुत कम देखी थी। आज अगर मैं देखूं तो आई थिंक 1500 तक तो महिलाएं अब एनरोल हो चुकी हैं। पूरे पंजाब हरियाणा बार में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे हैं। इतने तो आई थिंक किसी कोर्ट में टोटल करके भी नहीं होंगे। सो यस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसका रिड्रेसल जो होता है उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कोई कंप्लेंट आई अगर, जो मैंने कमेटी के बारे में बोला, तो वो कंप्लेंट आती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। सिमिलरली जैसे नोटिस हम भेजते हैं एक्यूज़ को, वैसे नोटिस भेज जाती है, कंप्लेंट की कॉपी दी जाती है, उनका रिप्लाई मांगा जाता है। ये सिमिलर तरीके से होता है। एंड इसलिए अब मैं उन पे आती हूँ कि अगर आदमी के ऊपर ऐसा हुआ है तो ही शुड हैव ऑल द प्रूफ्स विद हिम कि क्योंकि अब क्या होता है ना कि एक कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब कर रहे हो तो कई बार आपकी शादी भी हो जाती है, आपके अफेयर्स भी हो जाते हैं उसी कंपनी में रहते हुए। सो आप म्यूचुअली भी कुछ अगर करते हैं तो कल को वो पॉश का नाम ना ले, ये बहुत रिस्क होता है यहाँ पे। सो इस चीज़ में अगर इस टाइप का कोई केस है, सो मेक श्योर यू हैव ऑल द एविडेंस दैट शोज कि हाँ हम दोनों का म्यूचुअल था। वो जो प्रूफ्स हो सकते हैं वो चैट्स हो सकती हैं, आपकी लेट नाइट कन्वर्जेशंस होते हैं, कॉल हो सकती है, कॉल लॉग्स की हमने इतनी लंबी लंबी बात की है, या ऐसे कोई लोग अगर आप कहीं घूमने गए हो तो साथ में फ़ोटोज़ हैं जो कि कंफर्टेबल जोन पे हैं। सो यू कैन शेयर ऑल दैट प्रूविंग दैट यहाँ ये जो भी हुआ म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आया मुझे कि अगर फॉल्स केसेस भी होते होंगे बाय फीमेल? बहुत, नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट्स, एवरीवेयर। तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ्स कैसे, मतलब वो लड़की अगर एलिगेशन लगा देती तो लड़का कैसे अपना बचाव करे? मैं तो ऐसे केसेस देख रही हूँ जिसमें महिलाओं ने 17 18 FIRs कर रखी हैं एंड शी इज़ जस्ट एक्सटॉर्टिंग मनी।
और कुछ कम अमाउंट नहीं, बहुत ही हैवी अमाउंट में उसको क्लोज़ किया जा रहा है। सो इसमें क्या होता है ना, लड़की की टेंडेंसी होती है, मतलब मैं सिर्फ पॉश को ये नहीं करके मैं इसको कॉमनली आपको बताती हूँ कि क्या किया जाता है कि पहले आपको अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, या फिर आप टिंडर बम्बल पे हो, ठीक है, वहाँ पे आप मैच कर लिए तो बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू हुई तो आप क्या कहते हैं मिले और वहाँ पे आपका सब कुछ, अभी कुछ हुआ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो एक्सचेंज कुछ ऐसे मैसेजेस हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि जी ये हो गया कि आपके ऊपर केस चल गया। केस हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ गैंग्स काम करते हैं इसमें, जिसमें एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे कहीं पकड़े भी गए, मैंने सुना है कहीं पकड़े गए हैं इसमें। वो एक वीडियो वायरल हो रही थी कि आपको कितना चाहिए, इसका इतना मिलेगा। हाँ ये लड़कियां दे रहे थे पॉस्को के लिए। हाँ अभी हमारे गुड़गांव में ही हुआ है पॉक्सो के लिए, मतलब अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते थे तो हस्बैंड के ऊपर पॉक्सो का केस डाल देते थे ताकि वो सारी संपत्ति सब कुछ लड़की के नाम करे, तब वो उसको क्लोज। कोई ऑप्शन बचे ही ना इस चीज़ से निकलने के लिए। पॉक्सो एक ऐसा केस है जो लाइफ मतलब बिगाड़ ही देता है, ख़त्म कर देता है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। मैम, जब वुमेन राइट्स पे आप अवेयरनेस सेशंस करते हैं, उसमें से कौन से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत बेसिक राइट्स है जो वुमेन को पता ही नहीं है, तो कौन से वो बेसिक राइट्स हैं जो वुमेन को आज पता ही नहीं है उनके पास हैं, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप उनको बताना चाहें कि ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आप ये कर सकती हैं? बेसिक राइट्स आर, मैंने कहा ना कि कई महिलाओं को यही नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ, उनको यही नहीं पता, उनको अपने पॉश राइट्स के बारे में भी नहीं पता। जब आप 5-6 साल एक मतलब कॉर्पोरेट में स्पेंड कर लेते हो, तब आप जाके इसमें थोड़े से वो हो जाते हो कि हाँ, इवन इफ लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, 10 से मैंने कहा कि एक कंपनी है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन लोकल कंप्लेंट कमेटी उन कंपनीज़ के लिए है जिसमें उससे नीचे हैं। वो कहाँ जाएंगे अगर 2 ही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इट इम्प्लीमेंट्स इवन ऑन हाउस हेल्प जो हमारे यहाँ पे आती है, उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है कि जी मैं तो घर पे अकेले काम कर रही थी, सिर्फ भैया थे तो भैया ने मेरे पे गलत नज़र मारी, ठीक है, उन्होंने मेरे से गलत किया, सो इट इम्प्लीमेंट देयर ऑल्सो। देन यू कैन गो टू द लोकल कंप्लेंट कमेटी जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके राइट्स होते हैं जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, महिलाओं की और बच्चों की कंप्लेंट के लिए हर थाने में लीगल एड काउंसिल दिया जाता है। आप लीगल एड काउंसिल बुलाकर अपने राइट्स के बारे में पूछ सकते हो, चाहे अरेस्ट भी, ये तो नहीं है कि सिर्फ आदमी अरेस्ट हो रहा है, अरेस्ट प्री अरेस्ट के टाइम पे भी होता है कि आप अपने लीगल राइट्स के लिए बुला सकते हो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते। कई महिलाओं को यही नहीं पता कि केस करने के लिए आपकी कितनी भी इनकम है। उल्टा मैं ये अपने लिए गलत बोल दूंगी, महिलाओं के लिए खास तौर की, आप कितनी भी इनकम हो आपकी, आपको नालसा की तरफ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से फ्री लीगल एड है। आप अपने लिए एक एडवोकेट हायर कर सकती हैं जो आपके केस को शुरू से लेके अंत तक देख सकता है। So I want to urge all the women seeing this podcast, you have legal rights, so please pursue them and don't stay silent if you are facing domestic abuse, domestic violence, physical abuse or mental abuse. Be it you are a housewife working in a corporate culture और एक housemaid भी if you are, and if you have access, तो आप प्लीज़ अपने राइट्स को परस्यू करें, किसी एडवोकेट के पास जाएं या पुलिस स्टेशन को परस्यू करें। गूगल पे बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको एडवोकेट्स के, आप उनको कांटेक्ट करें, और यू कुड कांटेक्ट नेहा चौधरी एज वेल। प्लीज़ अपने राइट्स से, अपने अधिकारों से वंचित ना रहें। नेहा जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई वांट टू आस्क अबाउट योर पर्सनल जर्नी, कि आपने क्या लाइफ में चैलेंज फेस किए एंड आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई, इफ़ यू वांट टू से इट, एंड हाउ उस ट्रेजेडी ने आपको कैसा बदला, और उस ट्रेजेडी के बीच में क्या चैलेंजेस आए, और फिर उसमें आपने बीच में अपनी एडवोकेसी शुरू करी, एंड आपने फादर मदर दोनों का रोल प्ले करते हुए अपने बच्चों को बड़ा किया, एंड उसके बीच में आपने अपनी प्रैक्टिस संभाली। तो हाउ डिड यू डू ऑल ऑफ दैट? सी, चैलेंजिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब मैंने ये
मुझे मतलब फ़ोन आया उस दिन, बेटा जल्दी आ जाओ, माय फादर इन लॉ कॉल्ड मी। मैं शॉक में थी बहुत ज़्यादा। एंड आई कॉल्ड माय सिस्टर इन लॉ कि मुझे सच सच बताओ व्हाट इज़ हैपनिंग, ईसीजी सही आ रही है, ऊपर नीचे है, स्ट्रेट है, कैसी, मुझे सच बताओ। दे सेड कि नहीं नेहा, ईसीजी स्ट्रेट है। सो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, सोच के भी डर लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अब मैं कैसे करूँगी, दो दो बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, सब कैसे करूँगी। बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली हस्बैंड टू मी, वो एक ऐसा पार्टनर था जिन्होंने मुझे बनाया है, एडवोकेट बनाया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया। आज मैं जहाँ बैठी हूँ उनका गिफ्ट है ये। मैं डर गई थी कि यार अब मैं कैसे करूँगी इसको, कि आगे बच्चों को भी देखना है, सब कुछ है। मैं आई थिंक 15 दिन में खड़ी हो गई थी। बिकॉज जो सबसे ज़्यादा मैं देख पा रही थी अपने बच्चों को, उन बच्चों के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि ये लीगेसी है उन्हीं की। हम दोनों ने बड़े मतलब सोच के ये मतलब किया था कि इसको ये करवाएंगे, उसको वो करवाएंगे। आज भी उनकी अच्छी मेमोरीज, उनकी मोटिवेशन को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। कभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं अंदर ही अंदर बात करती हूँ। अगर सुमित होता तो वो मुझे क्या बोलता। उन्होंने मुझे हमेशा मतलब बोल्ड जवाब दे के ही, ये नहीं कि मुझे कंसोल करके कि नहीं शुगर कोटेड बातें करके मुझे समझाया होगा। यू आर बोल्ड, तू अकेले में बहुत है, एक नारी सब पर भारी, वैसा तेरा सीन है, मुझे हमेशा बोलते थे यू आर वेरी बोल्ड। सो आज भी उन चीज़ों को मैं याद करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। जब सुना मैंने ऐसा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बच्चे बहुत मैच्योर हैं इस मामले में, बहुत अच्छे से हमने सब ने मिलकर इस चीज़ को, चैलेंज को फेस किया। कुछ साल पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैंने वो ग्रीफ लंबा खींच दिया था। सो फ्रॉम दैट आई लर्न दैट ग्रीफ को ज़्यादा समय नहीं देना है। लेट्स फेस इट टू ऑल टुगेदर। जब फैमिली साथ में होती है तो चीज़ें और आसान हो जाती है। सोसाइटी का तो क्या है, सोसाइटी तो आपके ऊपर पत्थर फेंकेगी, कुछ भी हो जाए, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना ही है। यहाँ पे 2 तरीके के लोग आए मेरे सामने जिन्होंने मुझे बहुत बोला कि यू हैंडल्ड इट वेरी नाइसली दिस सिचुएशन। कई बार मुझे ऐसे कई पब्लिक प्लेस पे लोग मिल जाते हैं, कहते कि हम तो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। और दूसरी तरफ से मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इसी कोर्ट के लोग हैं जिन्होंने ये बोला ये तो नॉर्मल चल रही है, तैयार होके आती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, हमें तो लगा था कि हम इसको गले लगा के रोएंगे। शायद मुझे वो नहीं चाहिए था, और शायद आप गले लगाते तो मैं रो भी देती। बट if you're not paying my bills, if then your opinion doesn't matter to me at all. But if I'm able to inspire even a single woman like me, then it's a great achievement for me. Yes, definitely. वैसे मैं वो सोसाइटी का एक क्वेश्चन था, बट आपने खुद ही ऐड कर दिया, तो ठीक है। हाँ, चलो, ये हुआ है सच में। हाँ वो होता है। और बहुत क्लोज जिनके साथ उठना बैठना करती थी, और आज भी उठती बैठती हूँ उनके साथ। मतलब एक तरफ तो सोसाइटी ने आपका सहारा दिया आपने, और एक तरफ आपको डिमोटिवेट किया। यूजुअली वो लोग सपोर्ट करते हैं जो आपके अननोन्स होते हैं, जो आपको जानते ही नहीं, अनजान लोग होते हैं। Exactly. और जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वो लोग तो ज़्यादा दबाते हैं, ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन जो आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, दे कम आउट टू बी एंजल्स समटाइम्स। राइट, क्योंकि जो आपके अपने होते हैं वो आपको एक लेवल के ऊपर जाते देख ही नहीं सकते। एंड येस, डूइंग एवरीथिंग बाय माय ओन आफ्टर दिस, और बाय गॉड ग्रेस अच्छा किया, भगवान ने साथ दिया कुछ, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। तो बाय गॉड ग्रेस ठीक ठाक होने के बाद आई थिंक नफ़रत भी बढ़ने लगी लोगों के बीच में कि कैसे कर पा रहा है ये, हाउ कम शी इज़ डूइंग दिस। बट इट्स ओके, मैं उनको भी वेलकम करती हूँ, मैं सबको वेलकम करती हूँ। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल्स की, जो
नए नए लॉ स्टूडेंट हैं या एनरोल हुए हैं अभी, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, स्पेशली फ़ीमेल एडवोकेट्स के लिए? जैसे आपकी जर्नी रही है, बहुत स्ट्रगलिंग फेज से रही है। ज़्यादातर फीमेल एडवोकेट के लिए तो जहाँ एक मेल एडवोकेट, जहाँ वो चुटकी भर उसकी मेहनत लगती है, वहीं उससे कई गुना ज़्यादा फीमेल एडवोकेट को करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या बातें रहेंगी एक फ़ीमेल एडवोकेट के लिए कि वो कैसे इस प्रोफेशन को परस्यू करे, कैसे वो खुद को संभाले कि अगर उसको एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो वो क्या करे, क्या आपके सजेशंस रहेंगे उसके लिए? एक वो 100 मीटर का आपने वो ट्रैक देखा है? हाँ, देखा। आदमियों के लिए ना प्लेन होता है वो, कि भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए ना वो हर्डल वाली रेस होती है। किसी भी महिला के लिए, ठीक है, घर में कपड़े धो के आने हैं, खाना बना के आना है, मेड को सेट करके आना है, ससुर जी को देख के आना है, सब कुछ करके वो आना है, वो तभी वो हर्डल पास करके ही वो आ पाती है। ये सिर्फ एडवोकेसी में नहीं है, हर प्रोफेशन में, ठीक है। द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल टू माई फीमेल, मैं एडवोकेट्स कहूँगी, या जूनियर्स हैं या इंटर्न्स हैं, whosoever इज कमिंग इन दिस फील्ड, मेक श्योर आप सीरियस मोटिव के साथ आ रहे हैं। नो वन शुड टेक एडवांटेज कि यार ये लड़की है, ही हा हा हु करके आ रही है। सीरियस, यू शुड बी सीरियस अबाउट योर गोल्स, ठीक है, सीखने के मकसद से आना है। अगर यहाँ पे सीखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट स्विच क्विकली, इसमें सोचने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी सीरियसनेस अपने सीनियर को दिखा सकते हो विद योर कैपेबिलिटीज, विद योर कैलिबर, और सीनियर्स को भी ये करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि आर्ग्यूमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दें, वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, उनको समझाएं, कोई नहीं है। विद माय जूनियर्स मैं एक एक केस डिस्कस करती हूँ, एविडेंस के लिए हमारे सामने ही बैठी है, ठीक है ना, बिल्कुल हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। गिव देम फ्री हैंड टू ड्राफ्टिंग पे अपना हाथ बटाए। देखिए ये जो एक फील्ड है ये बहुत वाइड इसलिए भी हो चुका है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक सीनियर जब बन जाते हैं, आपका एक नाम हो जाता है, यू डोंट गेट टाइम कि आप ड्राफ्टिंग भी सारा करोगे, यू नो, आर्गूमेंट की भी तैयारी करो। यू हैव अ टीम फॉर इट, यू नो। सो इफ़ यू आर गुड एट ड्राफ्टिंग, पकड़ लो उस फील्ड को। इफ़ यू आर गुड एट आर्ग्यूमेंट्स, पकड़ लो उस फील्ड को। इफ़ यू आर गुड एट, यू नो, क्रॉस, पकड़ लो उस फील्ड को, यू नो। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। सो डू नॉट स्टॉप एट कि, यू नो, और सेल्फिश होना थोड़ा कम होना पड़ेगा हमारे उसको कि, यू नो, और पेइंग कैपेसिटी बनानी पड़ेगी हमारे सीनियर्स को कि यार वो अपना अगर घर छोड़कर स्पेशली आ रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर एटलीस्ट उनका आने जाने का खर्चा हो पाए। इतना तो मैंने तो कितने यहाँ पे जूनियर्स देखे हैं जो कि लगे हुए हैं दिन रात, फ्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है, यू नो, उनको भगा रहे हैं, नारेबाजी करवा रहे हैं, कार्ड्स बंटवा रहे हैं, हर साल इलेक्शन होने हैं, हर साल उनको भगा, मतलब दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस फॉर योर करियर। आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं ही नहीं है। आपको देयर इज आर्ट ऑफ सेइंग नो, देयर इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। बड़े प्यार से आप मना कर सकते हो कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए आई हूँ और प्रैक्टिस पे ही फोकस करूँ, तो दैट्स इट। एक थिन लाइन अपनी जो लक्ष्मण रेखा है आपको खुद ही ड्रॉ करनी है। So, ma'am, best advice in your life you have ever received? Best advice From anyone you have received, and this was the best advice, and you still remember it. Wow, yeah, what an advice. If you wanna tell us or tell the audience, What the best I advice think my you father told me कि you know कि मेरे पास रोते हुए मत आना कभी जीवन में, ठीक है। मैंने बेटियां शेरनी बनाई हैं, इंडिपेंडेंट बनाई हैं, सो इंस्टेड ऑफ रोते हुए उधर जवाब दे के आ जाना, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो इन दिस प्रोफेशन बस मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ हो जाएगा तो मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास रोते हुए मत आना, मैंने इतनी कमज़ोर बेटियां नहीं पैदा की। सो यस, Nice. What a bold statement. Nice. It should be remembered by everyone, I guess. हाँ। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो अब हमने पूछना स्टार्ट करा है, कि अगर आप कोई एक लॉ बदल सकें, हाइपोथेटिकली हम सोचें कि आप लॉ मिनिस्टर बन गए और ये अगर आई विश तो अगर आप कोई पर्टिकुलर लॉ या सेक्शन या कुछ भी बदल सकें इंडिया में, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आप बीती से ही मैं कहूँगी कि जब से मैं सिंगल पेरेंटिंग में आई हूँ,
It's a very challenging role. I think I would love to do something for single parents pertaining to the custody of, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कई बारी बाय चॉइस होते हैं, कई बारी बाय डेस्टिनी हो जाते हैं, है ना. इन माई केस इट्स बाय डेस्टिनी. लेकिन इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस हो रहे हैं या कुछ भी है, सिंगल पेरेंटिंग से जो महिलाएं निकल रही हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन, या इवन इफ द फादर्स महिलाएं हैं या फिर आदमी हैं, दोनों एक द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन एंड द ग्रीफ ऑफ लॉस, ये दोनों सेम होते हैं. और जो सोसाइटल प्रेशर होता है, इक्वल राइट्स होने चाहिए, हमें डिग्निफाइड लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सिंगल पेरेंट. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भी व्हेन यू बिकम अ सिंगल, मैंने कई महिलाओं से भी सुना कि आपको पार्टीज़ में, फैमिली फंक्शंस में बुलाना अवॉइड किया जाता है. क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि यू आर सिंगल. ये ना हो जी कि हमारे हस्बैंड कहीं सिंगल है तो वहाँ पे ड्रैग हो जाए, ये सोच जो है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी ब्रिंग एनी सिंगल पेरेंट एक्ट, जहाँ पे विडोज़ हैं स्पेशली, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके कहीं से, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग. क्योंकि शुरू से ही हमारी ये प्रथा बनती आ रही है, जब शादी होगी तो आदमी ही कमाएगा और औरत घर संभालेगी. ये ड्यूटीज़ बांटी गई हैं. और इवन इफ नाउ चाहे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको सब छोड़ना पड़ता है. चाहे टेम्परेरी छोड़े, वो टेम्परेरी करते करते कई बार परमानेंट हो जाता है. तो आई थिंक वुमेन शुड गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट हियर. नंबर 2, डिग्निटी के लिए कई महिलाओं का मैंने सुना है कि उनको तो घर भी नहीं मिलता किराए पे, और मिल जाता है तो लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक दिस वुड बी समथिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन, अगर मैं कभी लॉ मिनिस्टर बनूँ तो. That's a very thoughtful opinion of yours. Very nice. So let's get ready for our spiciest round, the rapid fire round. लेट्स स्टार्ट. Okay. एक लीगल मूवी शो जो हर लॉयर को देखनी चाहिए. एक नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी है. मामला लीगल है, केसरी 2, पिंक, आई थिंक सूट्स, ट्रायल्स एक नया आया है अभी. Have you seen Better Call Saul? नहीं, वो नहीं देखा. It's a recommendation for our CS viewers. हाँ, कहाँ पे देखना है ये? Netflix. ठीक है, आई विल सी दैट. एक वर्ड में इंडियन जुडिशरी को अगर आप डिस्क्राइब करें तो? नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. अभी चाय करप्शन या है, है यहाँ पे. चाय या कॉफी बिफोर कोर्ट? चाय. अगर लॉयर नहीं होती तो क्या होते? नहीं, आई वुड नॉट चेंज दिस, Okay. बट हाँ, मस्ट बी डूइंग सम बिजनेस. एक सुपर पावर जो आप चाहती है कि कोर्ट रूम में आपके साथ हमेशा रहे? हाँ, मैं यार कई बारी कोई सेक्शन भूल जाती हूँ. आई वॉन्ट वो सुपर पावर आए, मैं इंसाइक्लोपीडिया बन जाऊँ कोर्ट में जाके. जज का चेहरा देखते ही भूल जाती हूँ कई बारी तो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सामने से, ये ऐसा क्यों, ये कौन से सेक्शन में आता है. समटाइम्स वी गो ब्लैंक, रैंडमली याद. मुझे वो वाली सुपर पावर चाहिए. कोर्ट में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? When I came in the court, embarrassing था to find a good toilet. It's very embarrassing. बहुत गंदा लगा था मुझे कि यहाँ पे आज भी यहाँ पे एक ढंग का टॉयलेट नहीं है for anyone, for male, female. मैं कहती हूँ सबसे वाहियात यहाँ का हालात है. वन वर्ड जो आप कहना चाहेंगी फीमेल एडवोकेट्स को अपनी लाइफ आगे परस्यू करने के लिए, इफ दे वांट टू चूज एडवोकेसी? Just be yourself, number 1, and number 2, be serious about your goals. Take this profession very very seriously. Your favorite legal personality? गांधी जी. And your favorite judge? can't say अभी. दो ऐसा नहीं है, अगर हम ये इसी कोर्ट की बात करें तो रजत वर्मा सर इज़ वेरी नाइस. ऐसा जब हम मतलब अपनी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव. तो वो बहुत अच्छा लगता है जब इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन. नेहा जी, अगर आप 5 साल पहले वाली नेहा को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा मैसेज? एक ना बहुत अच्छी जर्नी रही है आज की नेहा चौधरी बनने में. सो आई वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग और एडवाइज एनीथिंग. अगर मैंने गलतियाँ भी की हैं, सो उन गलतियों से आज मैं ये नेहा बनी हूँ. सो यस, आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ सो फार, एंड आई होप कि मैं अपनी इस जर्नी से मोटिवेट कर पाऊँ, मैं ज़िंदगियाँ बदल पाऊँ. मैं ये कुछ करना चाहती हूँ. सो व्हाट एन अमेजिंग पॉडकास्ट इट वाज.
वी हैड एडवोकेट नेहा चौधरी विद अस, जिन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करी, बीइंग अ सिंगल लेडी, बीइंग अ सिंगल मदर, लेडी एडवोकेट, कैसे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई, हाउ शी फेसेस चैलेंजेस, और अब वो कैसे अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से चला रही है. शी हैज़ एडवाइज ऑल द फीमेल एडवोकेट्स जो भी इस फील्ड को परस्यू करना चाह रही हैं, एंड ऑल उन्होंने बहुत सारे ऐसे राइट्स डिस्कस किए हैं जो हर फीमेल को पता होने चाहिए अपने लिए. आज हमने इनसे जाना काफ़ी चीज़ों के बारे में, पोक्सो, और ये तो है किताबी कानून के बारे में. इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो कानूनों के आयाम हैं वो भी साझा करें, और हमने इनसे जाना कि हर हालातों का डटकर कैसे सामना किया जाए. इनसे हमने वो सारी चीज़ें जानी. So today we had a fighter advocate with us who motivates you with their all hardest challenges she has faced in her journey. So please, if अगर आपके लाइफ में कोई भी हार्ड challenges आता है, कभी भी please don't stay back. Always fight. Always speak for yourself. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so Thank much, you Neha so ma'am. much. Thank you. आप यहाँ पे आए, आपने अपने विचार रखे, हमें काफ़ी अच्छा लगा. और ऐसे ही आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहें. और सेशंस देते रहें, ताकि आपकी आवाज़ हर महिला तक पहुँचे. Thank you so बहुत much. Thank you आप so much. दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you. I want to congratulate you both. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Yes. much. तो सो ऐसे ही लॉ इनसाइट्स और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ड्यू काउंसिल सिंप्लीफाइंग लॉ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.